अगर ये लड़ाई लंबी चलती रही तो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, आपके बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट पर भी हमला होने वाला है। महंगा तेल, गिरता हुआ मार्केट और बढ़ती हुई महंगाई, आने वाले टाइम में आपका पोर्टफोलियो लाल हो सकता है। पर यहाँ पे ये सवाल आता है कि आखिर ऐसी लड़ाई शुरू क्यों होती है और इसके पीछे कारण क्या है। जब दुनिया की बड़ी कंट्रीज किसी सुरक्षा या पावर से जुड़े मुद्दे पर एक दूसरे से टकराते हैं तो उसे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इस मामले में यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने मिलकर ईरान पर मिलिट्री अटैक किया है, जिससे टेंशन्स और बढ़ गई है और लड़ाई शुरू हो गई है। इसका मेन कारण ये है कि यूएस और इजराइल को डर है कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उनकी सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एनर्जी एंड साइंटिस्ट रिसर्च के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को शक है। उनको लगता है कि इसका इस्तेमाल एटॉमिक वेपन बनाने के लिए हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार इंटरनेशनल मीटिंग्स और एग्रीमेंट्स के जरिए बातचीत हुई, जैसे कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA। लेकिन जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो मिलिट्री एक्शन की संभावना बढ़ गई। मान लीजिए किसी मोहल्ले में एक पड़ोसी चुपचाप बहुत खतरनाक हथियार इकट्ठा कर रहा है। बाकी पड़ोसी डर जाते हैं कि अगर उसके पास इतना ताकतवर हथियार आ गया तो वो कभी भी सबको नुकसान पहुंचा सकता है। पहले वे उससे बात करके समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बात नहीं बनती तो कुछ पड़ोसी मिलकर उसे रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन उठाते हैं। इसी तरह अमेरिका और इजराइल को लगता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो फ्यूचर में बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए वे उसे रोकना चाहते हैं। इसीलिए जब मिलिट्री एक्शन शुरू होता है तो मामला सिर्फ दो कंट्रीज के बीच नहीं रहता। ऐसे टकराव रीजनल इनस्टेबिलिटी का कारण बन जाते हैं और यही इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ होता भी दिख रहा है। सिचुएशन धीरे धीरे और ज्यादा सीरियस होती जा रही। जब हमला हुआ तो ईरान ने फाइट बैक करते हुए गल्फ रीजन के कुछ मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर दोनों पक्ष एक दूसरे पर कॉन्टिन्यूसली हमले करते रहे तो ये लड़ाई सिर्फ दो कंट्रीज तक सीमित नहीं रहेगी। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में स्ट्रेस बढ़ सकता है और दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी कारण कई कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों पक्षों से स्ट्रेस कम करने यानी कि डी एक्सिलरेशन की अपील की है, लेकिन अभी भी अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट बंद या रूट बदल दिए हैं। कुछ गवर्नमेंट अपने नागरिकों को उस जगह से निकाल रही है। कई जगहों पर बिजनेसेस और ट्रैवलिंग भी रोकी जा रही है। इन साइन से ये पता चलता है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं और बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बना हुआ है। जब भी किसी रीजन में इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर तुरंत बदलने लगता है। लोग अपने पैसों को रिस्की इन्वेस्टमेंट से निकालकर उन एसेट्स में डालना शुरू कर देते हैं जिन्हें रिलेटिवली सेफ माना जाता है, और यहीं से शुरू होती है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की इमीडिएट रिएक्शन। जब दुनिया भर में वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो इन्वेस्टर को फ्यूचर को लेकर डर और अनस्टेबिलिटी महसूस होने लगती है। ऐसे टाइम में वो अपना पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जैसे शेयर्स, क्रिप्टो, इनसे निकालकर सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनमें लगाना शुरू कर देता है ताकि उनका पैसा सेफ रहे। इसी कारण ऐसे टाइम में अक्सर गोल्ड और सिल्वर की कीमत भी बढ़ जाती है। बिटकॉइन और दूसरे रिस्की एसेट्स गिरने लगते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स का मेन गोल होता है अपने पैसों को सेफ रखना। और जैसे आजकल लड़ाई का माहौल चल ही रहा है, रोहित ने 5 लाख स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में लगाए थे कुछ टाइम पहले। अब उसे डर लगा हुआ है कि अगर लड़ाई और बढ़ गई तो मार्केट गिर सकता है। तो वो क्या करता है ना, वो जल्दी से अपने शेयर और क्रिप्टो बेच देता है। उस पैसे से गोल्ड या गोल्ड ETF खरीद लेता है। ऐसा सिर्फ रोहित ही नहीं, लाखों इन्वेस्टर करते हैं। और रिजल्ट क्या होता है इसका? शेयर और क्रिप्टो की डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी कीमत गिरती है और गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए इनकी कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन मार्केट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वॉर जैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का असर सिर्फ शेयर मार्केट, क्रिप्टो या गोल्ड में ही नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा और गहरा असर पड़ता है एनर्जी मार्केट्स पर, खासकर क्रूड ऑयल पर। क्योंकि जब तेल पैदा करने वाले एरियाज में स्ट्रेस बढ़ता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई खतरे में पड़ सकती है, और इसी वजह से क्रूड ऑयल अचानक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। इस टाइम मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें मानी जा रही हैं। जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। तेल के प्राइसेस थोड़े ही टाइम में काफी ऊपर चले गए, जिससे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट चिंता में आ गए। और अगर ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है या लंबे टाइम तक चलती है तो कच्चे तेल की कीमत $100 पर बैरल से भी ऊपर जा सकती है। देन इसका असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है, क्योंकि लगभग हर कंट्री
पावर के लिए क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। एनर्जी मार्केट वॉर जैसी सिचुएशंस में बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, खासकर तब जब लड़ाई ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स के बीच में हो। यहाँ से अगर तेल की सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो ग्लोबल सप्लाई कम हो जाती है और प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगते हैं। तेल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, कंपनियों का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगता है। यही कारण है कि इन्वेस्टर और सरकारें दोनों ही कच्चे तेल की कीमतों को बहुत ध्यान से मॉनिटर करते हैं। लेकिन असल खतरा उस रास्ते से जुड़ा है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से के लिए तेल आता है। यही हमें ले जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये एक बहुत पतला समुद्री रास्ता है जो ईरान और ओमान के बीच में है। यहीं से गल्फ कंट्रीज का तेल दुनिया भर के अलग अलग देशों तक जहाजों के जरिए पहुंचता है। दुनिया के लगभग 20 से 25% क्रूड ऑयल की सप्लाई हर दिन इसी रास्ते से होती है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट माना जाता है। और खास बात यह है कि ईरान इस रास्ते के बहुत सामने है, इसीलिए अगर वो चाहे तो इस रास्ते को ब्लॉक या डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के तेल की सप्लाई कम हो सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम अचानक बढ़ सकते हैं, कई कंट्रीज की एनर्जी सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकती है। और क्योंकि कई बड़ी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई और कुवैत अपना ज्यादातर तेल इसी समुद्री रास्ते से भेजते हैं। मान लो एक बहुत बड़ी सिटी है जहां हजारों ट्रक रोज खाना और जरूरी सामान लेकर आते हैं, लेकिन उस शहर में सिर्फ एक छोटा सा पुल है जिससे होकर ही सभी ट्रक अंदर जा सकते हैं। अब अगर वो पुल बंद हो जाए या वहां जाम लग जाए तो शहर में खाने पीने और सामान की सप्लाई रुक जाएगी, भले ही बाकी रास्ते खुले हों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी उसी छोटे पुल की तरह है। दुनिया इज इक्वल टू बड़ा शहर, तेल के जहाज इज इक्वल टू ट्रक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इक्वल टू छोटा सा पुल। इसीलिए इतना छोटा रास्ता भी पूरी दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई को कंट्रोल करता है। दुनिया के कई बड़े देशों की तरह इंडिया भी इस समुद्री रास्ते पे काफी हद तक निर्भर है। यानी अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो उसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। और इसी वजह से इंडिया के लिए भी ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं से शुरू होता है अगला बड़ा मुद्दा, इंडिया के लिए सीधा इकोनॉमिक रिस्क। इंडिया में लगभग 50% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से होकर आता है। इसीलिए अगर इस जगह किसी भी तरह का स्ट्रेस, लड़ाई या बाधा आती है तो इंडिया की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ सकता है। अगर इस रास्ते से तेल की सप्लाई रुकती है या कम हो जाती है तो दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ जाएंगी। इंडिया तेल का बड़ा इंपोर्टर है, इसीलिए महंगा तेल खरीदना पड़ेगा उसको। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। जब सरकारों को तेल महंगा मिलता है तो उसका असर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर भी पड़ता है। इससे आम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन और डेली एक्सपेंस बढ़ जाता है। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे लगभग हर चीज जैसे सब्जी, खाना, सामान की डिलीवरी ये सब महंगी हो सकती है। इससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। नेक्स्ट चीज, शेयर मार्केट पर प्रेशर आ सकता है। ऑयल महंगा होने से कंपनियों की कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिट कम हो सकता है। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हो सकता है और शेयर मार्केट पर दबाव पड़ सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिया में महंगा तेल, बढ़ती महंगाई, शेयर मार्केट में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव या लड़ाई जैसी सिचुएशंस पैदा हुई हैं तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में भी बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, खासकर गोल्ड जैसे सेफ एसेट्स में। जब दुनिया में वॉर या बड़ा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस होता है, खासकर मिडिल ईस्ट जैसे एरियाज में, तो फाइनेंशियल मार्केट अक्सर एक जैसा बिहेवियर करते हैं। क्या होता है आमतौर पर? गोल्ड के प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि इन्वेस्टर डर और अनस्टेबिलिटी के टाइम अपने पैसों को सेफ रखने के लिए सोने में इन्वेस्ट करने लगते हैं। रिस्की एसेट्स गिरने लगते हैं जैसे कि स्टॉक्स, क्रिप्टो या इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स इनसे पैसा निकालकर सेफ एसेट्स में डालते हैं। इसीलिए लड़ाई के टाइम में मार्केट में फियर और अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और लोग सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं। 1990 में जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया और वॉर शुरू हुआ तब पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ गई। उस टाइम गोल्ड के प्राइसेस तेजी से बढ़ गए, स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। इन्वेस्टर ने अपने पैसों को सेफ एसेट्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और ये घटना दिखाती है कि लड़ाई के टाइम इन्वेस्टर्स का बिहेवियर लगभग हर बार एक जैसा ही रहता है। लोग रिस्क से दूर होकर सोने जैसे सेफ एसेट्स पे पैसा लगाते हैं। हिस्ट्री हमें बार बार यही दिखाती है कि जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटी तेजी से बढ़ जाती है और इन्वेस्टर्स का बिहेवियर भी लगभग एक जैसा हो जाता है। और यही कारण है कि ऐसे टाइम में मार्केट का रिएक्शन समझना और सही स्ट्रेटेजी अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे लड़ाई, देश के बीच तनाव या प्रतिबंध
ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा, इसीलिए मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। ऐसे टाइम में शेयर जैसे रिस्की एसेट्स अक्सर प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि लोग पैसा सेफ जगह पर ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ सोना और तेल जैसी कॉमोडिटीज को फायदा मिल सकता है। सोना इसलिए बढ़ता है क्योंकि इन्वेस्टर इसे सेफ हेवन मानते हैं, और तेल की कीमतें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि लड़ाई या तनाव से सप्लाई इफेक्ट होने का डर रहता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इमोशंस में आकर जल्दबाजी में फैसले ना लें। उन्हें रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन की स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना चाहिए ताकि छोटी मोटी मार्केट की फ्लक्चुएशन उनकी इन्वेस्टिंग को ज्यादा इफेक्ट न करे। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।